500 लोगों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग थी उसे निरस्त तो किया गया, लेकिन साथ साथ उसमें जांच कमेटी भी बैठा दी गई है। यानी मामला बहुत गंभीर है। 8 तारीख को फैसला आने के बाद 9 तारीख को नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस बात को लेकर के लगातार चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पलट सकते हैं नीतीश कुमार अपना फैसला, ये भी बातें शुरू हो गई हैं। और 8 बार नीतीश कुमार पिछले 18 सालों में शपथ ले चुके हैं। अब इस भ्रष्टाचार के आरोप हुए हैं कि नहीं हुए हैं, भ्रष्टाचार इसमें लिप्त है या नहीं है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में और कई फैसलों के मामले में आप देखे होंगे कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कई दिनों तक अपने विभाग तक नहीं गए थे। और इसके बाद जब दूसरा मामला आया, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज आपके सामने भीतर की बात में एक ऐसी खबर लेकर के आए हैं जिस खबर को पूरा सुनना होगा। अगर पूरा सुनेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार की अगली प्लानिंग क्या है। क्या वास्तव में 1 साल के बाद बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है? नीतीश कुमार एक बार फिर से कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? हम ये बात क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों टिका हुआ है। नीतीश कुमार को 2024 का चुनाव लड़ना है और 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार को पिछले रिकॉर्ड से बेहतर प्रदर्शन करना है। ये बातें आप अच्छी तरह से जानते हैं। इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो तय मान के चलिए कि जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में ये सरकार चल रही है, इस सरकार को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि नीतीश और तेजस्वी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लगातार तेजस्वी यादव जितना झुक रहे हैं उतना ही ज़्यादा नीतीश कुमार एग्रेसिव हो रहे हैं और उन पर दबाव बना रहे हैं। आप जानते हैं कि बांस को भी उतना ज़्यादा घुमाते रहिएगा तो अंततः वो भी टूट जाता है। जिस तरह से लगातार लालू प्रसाद पटना में थे, रणनीतियाँ बना रहे थे, इसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार पर दबाव पड़ रहा था। यही कारण है कि नीतीश कुमार से अलग दिल्ली में एक बार फिर से लालू प्रसाद को शिफ्ट कर दिया गया है। और अब जो चीज़ें चर्चा में आ गई हैं वो बता रही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से इतिहास दोहरा सकते हैं। तेजस्वी यादव पर 9 अगस्त काफ़ी भारी पड़ने वाला है। ये 9 अगस्त और 8 अगस्त आप समझ सकते हैं कि कौन सी तारीख है। और इस तारीख में अब तक जितने भी अगस्त की क्रांति कौन नहीं जानता है। अगस्त में अक्सर क्रांतियाँ होती हैं और एक बार फिर से 1 साल के बाद नीतीश कुमार के सामने वो विकल्प है जिस विकल्प को लेकर के आने वाली राजनीति और रणनीति का दिशा तय किया जाएगा। 1 साल पहले आपको याद होगा कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ आए थे। यही वो 8-9 का तारीख है जब नीतीश कुमार ने राज्यपाल के सामने जाकर के इस्तीफा दिया, राबड़ी आवास पहुंचे और वहां पहुंच करके सारी स्ट्रेटजी डिस्कस हुई, मंत्रिमंडल का नाम डिस्कस हुआ और अंततः एक सरकार बनी। उस सरकार का नाम महागठबंधन सरकार पड़ा और उसमें 7 दल शुरू हुए। 7 दलों से शुरू हुई ये गठबंधन, एक दल इसमें से पहले ही खिसक चुके हैं। उसको लेकर के भी हमने आपको खबरों में बताया, कई तरह की चर्चाएं हुई। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को इंतजार है 8 तारीख का। 7 और 8 तारीख को राउस एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब वाले, जॉब फॉर लैंड वाले जो केस है, उस मामले में लालू प्रसाद के पूरे परिवार को एक तरफ रख दीजिए, लेकिन तेजस्वी यादव इसमें चार्जशीटेड हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए ये सबसे बड़ा कहा जा रहा है कि उनके राजनीति का और अब तक के उनके राजनीतिक कैरियर का सबसे बड़ा चैलेंज है। अब नीतीश कुमार को यहाँ आकर के फैसला लेना है कि वो करेंगे क्या। क्या एक बार फिर से भ्रष्टाचार के नाम पर वो सब कुछ बंद आंख करके देखते रहेंगे, या फिर 2017 की तरह एक बार फिर से नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे। इसी पर आकर के टिकी हुई है ये 8 तारीख की पूरी घटना। 8 तारीख को फैसला आने के बाद 9 तारीख को नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस बात को लेकर के लगातार चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पलट सकते हैं नीतीश कुमार अपना फैसला, ये भी बातें शुरू हो गई हैं। और 8 बार नीतीश कुमार पिछले 18 सालों में शपथ ले चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि 8 बार शपथ लेने का मतलब क्या होता है। निश्चित रूप से 8 बार शपथ लेने का मतलब यही होता है कि नीतीश कुमार अक्सर वैसे जगह पर जहां आकर के उनके मान सम्मान या फिर उनके आइडियोलॉजी पर
क्वेश्चन खड़े होते हैं वहाँ वो अपना विचार बदलते हैं, गठबंधन बदलते हैं और फिर से सरकार बनाते हैं। एक बार फिर से पूरी कहानी रखी जाने लगी है, गढ़ी जाने लगी है। आपको याद होगा कि जब 1 साल पहले नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आए तो जो माहौल बना था उसके चलते जदयू में खलबली मच गई थी। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को उंगली पकड़ करके एक बार फिर से जो 2015 में किए थे उसी तरह से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अपने साथ लेकर के घूम रहे थे और बार बार ये एहसास करा रहे थे लोगों को कि यही हमारे उत्तराधिकारी हैं। ऐसा करते करते नीतीश कुमार ने 1 साल बिता दिया, फुसलाते रहे तेजस्वी यादव को कि अब होगा तब होगा, ये होगा वो होगा, और तेजस्वी यादव भी इस फिराक में, इस इंतजार में लगातार नीतीश कुमार के वो हर आरोप सहते रहे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार अक्सर जो फैसला लेते हैं उन फैसलों में एक बात तो साफ नजर आती है कि उन सारे फैसलों की वजह होती है नीतीश कुमार का जीरो टॉलरेंस। नीतीश कुमार इस चीज़ को बड़ी बारीकी से देखते हैं और इस पर अमल भी करते हैं। ऐसा हमारे पास रिकॉर्ड है कि 2005 से अब तक नीतीश कुमार ने बहुत सारे फैसले लिए हैं। आपको याद होगा 2005 में जीतन राम मांझी उनके पहले शिकार बने थे जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। जीतन राम मांझी को मंत्री पद का शपथ लेने के बाद उन्हें कुछ घंटों के बाद ही इस्तीफा देना पड़ा था। कुछ मामला बन रहा था और 1999 का एक मामला था जिसमें उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। नीतीश कुमार ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव ऐसे पहले शख्स हैं कि उन पर चार्जशीट होने के बाद भी नीतीश कुमार अब तक इंतजार कर रहे हैं उस फैसले का जो राउज एवेन्यू कोर्ट में 7 और 8 तारीख के बहस के बाद लिया जाएगा। इन सारी बातों के बाद सिर्फ फहरिस्त में यही नाम नहीं है, इस बार तो हद ही हो गई है। जब 2022 में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आए हैं, अब तक 2 मंत्रियों का इन 1 साल के अंदर में इस्तीफा हो चुका है। और 2 ही क्यों, 3 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है, चूंकि मेवालाल भी इस 2 साल के अंदर में आते हैं। मेवालाल का भी इस्तीफा हुआ जो कि खुद नीतीश कुमार की पार्टी से थे। सरकार बनी और कुछ घंटों के बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो वहीं 1 साल में 2 मंत्रियों का इस्तीफा 2022 से लेकर 2023 तक हो जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार कितना ज़्यादा अपनी रणनीति और राजनीति के साथ साथ तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आप 2008 में देखें तो रामानंद सिंह का मंत्री पद से इस्तीफा हुआ था। 2011 में देखें तो रामाधार सिंह का इस्तीफा हुआ था। इसके अलावा 2008 में देखें तो मंजू वर्मा का काफ़ी चर्चित केस था, उनका इस्तीफा हुआ था। यह नीतीश कुमार के राजनीति का एक सिलसिला रहा है और इसी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इन सब चीज़ों पर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करते हैं। ये भ्रष्टाचार के आरोप है। इसके अलावे बढ़े अपराध को लेकर के भी नीतीश कुमार काफ़ी परेशान हैं। यहाँ तक कि आरएस भट्टी को लाने की बात कही जा रही है और आरएस भट्टी को लाने में कहा तो ये जा रहा था कि इसमें नीतीश कुमार से ज़्यादा लालू प्रसाद की भूमिका है, क्योंकि लालू प्रसाद के समय आरएस भट्टी काम कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद को उन पर भरोसा था। लेकिन आरएस भट्टी के आने के बाद बिहार में आप देख रहे होंगे अपराधों की संख्या काफ़ी बढ़ी है, जिससे सरकार की और खास करके नीतीश कुमार की बदनामी हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार गृह मंत्रालय के मुखिया हैं। अब ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि कई भ्रष्टाचार के आरोप और गढ़े गए हैं। अब इस भ्रष्टाचार के आरोप हुए हैं कि नहीं हुए हैं, भ्रष्टाचार इसमें लिप्त है या नहीं है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में और कई फैसलों के मामले में आप देखे होंगे कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कई दिनों तक अपने विभाग तक नहीं गए थे और इसके बाद जब दूसरा मामला आया तो उस मामले को ठंडे बस्ते में रख करके तीसरे मामले पर ज़्यादा चोट किया गया। और इसलिए किया गया कि जो दूसरा मामला था वो तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ था, उनके स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ था। तो इसके जो कहा जाता है कि शिकार बने, कुर्बानी देनी पड़ी आलोक मेहता को। आलोक मेहता के भूमि और राजस्व विभाग में जो 400 से अधिक, 450 से भी अधिक, 480 के आसपास जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ था, उसमें भ्रष्टाचार की फूट का बात कहते हुए नीतीश कुमार ने उसे निरस्त कर दिया था। जबकि आप जानते हैं कि आलोक मेहता का अब तक का बेदाग कैरियर रहा है राजनीतिक रूप से, चाहे वो मंत्री रहे हों या नहीं रहे हों। पहले कार्यकाल में भी वो मंत्री रहे थे जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी, और दूसरे कार्यकाल में भी रहे हैं। लेकिन उन पर आरोप लगने के बाद
कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य विभाग वाला मामला अटकता हुआ नजर आ रहा होगा, उस पर ज़्यादा चोट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उस मामले को 500 लोगों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग थी उसे निरस्त तो किया गया, लेकिन साथ साथ उसमें जांच कमेटी भी बैठा दी गई है। यानी मामला बहुत गंभीर है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए वो सारे माहौल बन गए हैं जिस माहौल में जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट कोई फैसला सुनाएगा, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार तनिक भी इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार वो अपने लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं और रणनीतियां बना रहे हैं। तो 9 तारीख को ठीक 1 साल बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से राज्यपाल के पास जा सकते हैं और अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। अब यह हाइपोथेटिकल है, लेकिन नीतीश कुमार की जो प्रकृति रही है अब तक के राजनीतिक जीवन की, इन 18 सालों में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो काम किया उन्होंने, उसमें फैसला लेने के लिए वो बहुत इंतजार नहीं करते हैं। एक फैसले के बाद तुरंत दूसरा फैसला लेते हैं और लोग चौंक जाते हैं। चौंकाने के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। और एक बार फिर से इंतजार कीजिए 9 तारीख को क्या फैसला होता है। ये सबसे अहम होगा बिहार की राजनीति और वर्तमान सरकार के लिए। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस विश्लेषण के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।